आज हम मनोविज्ञान में वातावरण को पढ़ाएंगे। वातावरण, हम जिस परिवेश में निवास करते हैं, इस परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, और निवास करते हैं, उस परिवेश में उन सभी कारकों, जो भी कारक आते हैं, हम जिस वातावरण के अंदर रहते हैं, पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। हमारे आसपास के जो भी चीज़ें होती है वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें फैली रहती है वो सब चीज़ें हमें जन्म से लेके मृत्यु तक क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद जिम्बर्ट ने कहा था, हमारे चारों तरफ और फैली वे वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। सेम चीज़ कही थी। उन्होंने बस इतना बदलाव किया था, हमारे तरफ फैली वस्तुएं, और इन्होंने कहा था हमारे तरफ फैले हुए तत्व है। बस इतना सा फर्क था। इन्होंने कहा था हमारी तरफ जो भी फैली हुई वस्तुएं है वो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, वो वातावरण के अंतर्गत आती है। उसके बाद रोस ने कहा था, वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु। इन्होंने शक्तियां नाम ले लिया, इन्होंने वस्तुएं नाम लिया, इन्होंने तत्व नाम लिया। तीनों की परिभाषाएं सेम है। अब है वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। वातावरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? पहला कारक है जन्म स्थान। व्यक्ति का जन्म स्थान कैसा है, वातावरण से मेल खाता है या नहीं खाता है, वो वातावरण को प्रभावित करता है। फिर जन्म क्रम, फिर समाज का वातावरण, समाज कैसा है कैसा नहीं है, उससे वातावरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम समाज में हमारे आसपास कोई गाली गलौज वाला वातावरण होगा तो बच्चों में वही सीखने को मिलेगा। फिर आता है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय में कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा व्यवहार दिया जाता है बच्चे का, उसका वातावरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी है, सकारात्मक शिक्षा दी जाती है, नकारात्मक शिक्षा दी जाती है, वो सब वातावरण में प्रभाव पड़ता है। फिर आती है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसी होती है, मनुष्य किस स्थिति में रहता है, वहाँ की आसपास की सीमाएं कैसी है, वो सब भी वातावरण को प्रभावित करती है। फिर मित्र मंडली, यदि मित्र अच्छे हैं तो अच्छा होगा, यदि मित्र खराब है, यदि कोई मित्र नशा करने वाले हैं किसी बच्चे के, तो वो बच्चा जल्दी से नशा सीखेगा। यदि मित्र पढ़ने वाले हैं तो बच्चा जल्दी से पढ़ना सीखेगा। तो मित्र मंडली वातावरण पर बहुत प्रभाव करती है। खेल मैदान, खेल मैदान से भी बच्चों पे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर पोषण, बच्चों का पोषण कैसा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, गरीब बच्चों का पोषण अच्छा होता है या अमीर बच्चों का पोषण अच्छा होता है? अब शहर के बच्चों का पोषण अच्छा होता है या गांव के बच्चों का पोषण होता है? अब बात निर्भर करती है पोषण के आधार पर। पोषण को किसी भी वर्गीकरण में नहीं बांटा जा सकता। पोषण सभी का सम्मान होना चाहिए। ये 10 जो कारक है वो वातावरण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि को कहते हैं। वृद्धि का पूर्ण रूप होता है बढ़ना, और विकास हमारे शरीर से लेके, और अभिवृद्धि में हमारे शरीर से लेकर होती है। अभिवृद्धि में मापन होता है, इसमें मापन नहीं होता। अब सामान्यतः अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में अंतर पाया जाता है। अभिवृद्धि और विकास दोनों को सेम माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। अभिवृद्धि उन परिवर्तनों को दिया जाने वाला नाम है। अभिवृद्धि उन परिवर्तनों को, जो बदलाव होते हैं ना हमारे शरीर में, उन बदलावों को दिया जाने वाला नाम है जो शारीरिक प्रकार के होते हैं। जो शारीरिक प्रकार के जो होते हैं ना, वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं, तथा उनसे कोशिका में होने वाली वृद्धि के कारण। अब कोशिका में जो वृद्धि होती है ना, वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना आदि किसमें आते हैं? अभिवृद्धि के अंदर आते हैं। हमारी लंबाई जो बढ़ती है वो अभिवृद्धि के अनुसार बढ़ती है। हमारा वजन जो बढ़ता है वो अभिवृद्धि के अनुसार बढ़ता है। अब देखो, जबकि विकास का क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों चीजें आती है। इसमें तीनों ही परिवर्तन आते हैं। शारीरिक, शरीर से संबंधित, मानसिक, हमारे दिमाग से संबंधित, और संवेगात्मक, हमारे जो संवेग होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, दुख,
सुख, ये सब संवेग होते हैं, नैतिक सामाजिक प्रकार की परिस्थिति, इसमें सब कुछ आता है, इसलिए इसका जो है ना वो व्यापक है। अब फ्रैंक ने क्या कहा था, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है, कोशिकीय कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि होती है वही क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। ये बात किसने कही थी, फ्रैंक ने। फिर विक्टोरिया हरलोक ने क्या कहा था, विक्टोरिया हरलोक ने कहा था विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं योग्यताएं। विकास केवल अभिवृद्धि तक, विकास का मतलब केवल बढ़ना ही नहीं है। श्रीमती हरलोक ने क्या कहा था, विकास का मतलब केवल बढ़ना ही नहीं है, ये तो परिपक्वता, व्यक्ति का जो शरीर, बच्चे का जो शरीर परिपक्व की दिशा में होने वाले परिवर्तन, जब परिपक्व होता है ना बच्चे का शरीर, तो उसमें जो भी बदलाव आते हैं की प्रगति का शील क्रम है, जो भी बदलाव आते हैं ना उसकी प्रगति का एक क्रम है। बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती। इन्होंने 3-4 बातें अपनी परिभाषा में कही है। अब अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, ये मोस्ट है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। अब अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, अभिवृद्धि का खाली एक ही पक्ष होता है, वो शरीर से संबंधित होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय है। क्यों है बहुपक्षीय, क्योंकि ये शरीर से संबंधित भी है, अपने मस्तिष्क से संबंधित भी है, संवेगात्मक जो भी परिवर्तन होते हैं मनुष्य में उससे संबंधित भी है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, अभिवृद्धि है ना वो संकुचित है, छोटी अवधारणा है, जबकि ये व्यापक अवधारणा है। विकास है वो क्या है, व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जिस प्रकार बालक का 18 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसके आकार का बढ़ना, उसकी मांसपेशियां वगैरह सब चीज़ें जो भी होती है शरीर के अंदर उसका विकास हो जाता है, इसके लिए वो रुक जाती है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद है इसकी मात्रा, इसका मापन संभव है, अभिवृद्धि का मापन संभव है। आकार को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। अब ये मात्रात्मक होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, इसमें मात्रा भी आती है और गुण भी आते हैं। अभिवृद्धि की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि इसकी दिशा निश्चित होती है, सिर से पैर की ओर मस्तोद्मुखी। मनुष्य का जो विकास होता है ना वो सिर से लेके पैर तक होता है, सिर से शुरू होकर पैर तक होता है। कल हम पढ़ेंगे विकास के सामान्य सिद्धांत।